तरह की शख्सियात हैं, लेकिन बहादुर लोगों से मिलने का अपना ही मजा है। आइए मिलते हैं इमरान रियाज खान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ लाए इतनी दूर मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, मैं बड़ा मशहूर हूँ आपका। जब आपने जर्नलिज्म ज्वाइन किया तो आपको पता था कि आप इमरान खान की काफिले में शामिल होने वाले हैं? जर्नलिज्म शुरू किया था तो मैं एक चीज सोच कर आया था सहाफत में कि मेरे होने से या मेरे नहीं होने से फर्क पड़ना चाहिए। ये मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, ये मैं बहुत पहले से ये बात कहता हूँ। बहुत सारे इंटरव्यूज में मैंने पहले भी ये बात बताई है कि अगर आप इस दुनिया में आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आए और चले गए, किसी को पता ही नहीं चला। किसी को फायदा होना चाहिए आपके आने का, और आपके आने का किसी को नुकसान भी होना चाहिए। यही आपकी एग्जिस्टेंस महसूस करे सारा सिस्टम कि ठीक है यहाँ पे एक आदमी ये भी है। तो मैं ये सोचकर जर्नलिज्म में आया था। पता नहीं मैं कितना कामयाब हूँ इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इसमें बहुत सारी चीजें मैंने अजीब देखी है। अभी आपने इमरान खान के काफिले का जिक्र किया है, तो मेरे यहाँ पे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज वाले जो है वो ये चूमते थे। परवेज मुशर्रफ के दौर में उन्हें लगा कि इसने वहां बड़ी सख्त बात की है, बड़ा सख्त सवाल किया है। एक दौर में पीपल्स पार्टी वाले बड़े खुश थे, फिर कभी PMLN वाले बड़े खुश थे। फौजी जो है वो मुझे ऐसे समझते थे जैसे कि यानी वो भी बड़े खुश होते थे बाल का जब मैं इंडिया को जवाब देता था या दहशतगर्दी के ऊपर हम कवरेज करते थे, तो दे वर हैप्पी। और आजकल इमरान खान साहब उनकी पार्टी बड़ी खुश है, उन्हें लगता है कि मैं उनके हक के लिए बात कर रहा हूँ। तो एक्चुअली जिस दौर में मुझे जो ठीक लगा या जितनी मुझे समझ आई मैंने उसके मुताबिक काम किया। आपको पछतावा हुआ है कि आपने कोई फैसला गलत किया हो इस प्रोफेशन में आपने? क्योंकि ये बहुत, इसके असरार बहुत दूर तक जाते हैं। बोलना, लिखना, कलम के जरिए आप बहुत बड़ा चेंज भी ला सकते हैं, बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं। तो आपको कभी पछतावा हुआ कि आपसे कोई फैसला गलत हुआ? मैं ये क्लेम बिल्कुल नहीं करता कि मैंने जो मादी में काम किया वो बिल्कुल ठीक होगा। मैं ये भी नहीं कहता कि जो मैं आज कर रहा हूँ इससे बेहतर और नहीं हो सकता था। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि जो मेरे दिल ने मुझे कहा, जो मुझे लगा ठीक है, जो मेरे अपने नॉलेज के मुताबिक और अपनी समझ के मुताबिक जो उस वक्त मुझे लगा कि दुरुस्त है, मैंने वो किया है। और जो मैंने किया मुझे उसमें से कुछ चीजों पे, यानी जिस चीज पे मुझे पछतावा होता है मैं जाके ओपनली माफी मांगता हूँ लोगों से। मैं कहता हूँ ठीक है, ये मेरे से गलत हुआ था, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन ज्यादातर चीजों पे मुझे खुशी है। जैसी जिंदगी मैंने गुजारी, जैसी जर्नलिज्म मैंने की, मैं रिकमेंड तो नहीं करता लेकिन मुझे बहुत मजा आया। जब आप कॉलेज में थे तो किस पार्टी के साथ थे? कॉलेज में थे, एक्चुअली कॉलेज में नहीं, हम लोग बचपन से जब छोटे छोटे थे तब से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहते थे हम। फैमिली का एक हिस्सा थोड़ा बहुत PMLN के साथ था, लेकिन फैमिली का एक बड़ा हिस्सा हमारा जो था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा सपोर्ट करता था। बेनजीर भुट्टो को, जुल्फिकार अली भुट्टो को प्रेज करते थे। लेकिन फिर जब आसिफ अली जरदारी साहब आए तो उन्होंने फिर हमारे घर से पीपल्स पार्टी का झंडा उतरवा दिया। जब आपको गायब किया गया तो तजुर्बा कैसा था आपके लिए? मैं देखिए तो आपका अल्लाह के साथ पहले तो मुझे बिलीफ सिस्टम में क्या चेंजेस आए? देखिए, सबसे पहले तो मुझे पुलिस ने उठा दिया था, पुलिस ने मुझे जेल भेज दिया। वहां से मुझे एजेंसियां ले गई पाकिस्तान की, उन्होंने मुझे 3-4 मुख्तलिफ जगहों पे रखा। एक जगह पे मुझे कुछ 4 महीने एक साथ रखा। मैं हर चीज जानता हूँ, हर जगह का पता है, मैं सबको जानता हूँ किसने मेरे साथ क्या किया। लेकिन काजी फाइद ईसा अगर मुझे बुलाकर पूछे तो मैं काजी फाइद ईसा को बताऊंगा कि एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये अथॉरिटी है, ताकत है कि मुझे इंसाफ दे सकती है। बाकी अदालतों के हालात आपके सामने। मैं एक कोर्ट में गया और वहां जाके मैंने कहा जी मैं उम्रा करना चाहता हूँ। ये पुरानी बात है, जब मैंने B.Log भी शुरू नहीं किया था, मैं ठीक नहीं था। तो उस कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुझे पैगाम भिजवाया कि इमरान साहब मेहरबानी करें, थोड़ा सा रुक जाए, आप हमें क्यों इम्तिहान में डालते हैं, ये हालात है इस मुल्क के। तो हाई कोर्ट के तो हालात आपके सामने। हमारे जो नए चीफ जस्टिस हैं, क्या उनसे भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उनसे आप अपनी कहानी या अपनी यहाँ बीती बताना चाहेंगे और कोई केस करना चाहेंगे? काउंटर केस होता है, जैसे मतलब आपको जिन पे शक है आप उन पर केस करना चाहेंगे या कोई केस दायर किया हुआ? या आने वाले चीफ जस्टिस मुझे बुला के पूछे, एक एक बात बताऊंगा, गवाही दूंगा, खड़ा हो जाऊंगा अपनी गवाही। जब आपको अटैक किया गया तो आपको मालूम था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है? आप अवेयर थे? आपको कहीं ना कहीं से खबर मिल जाती थी कि क्या हो रहा है? 10 मई से लेकर
25 सितंबर तक, जब तक मैं इदारों की हिरासत में था, इस बीच में बाहर क्या हुआ मुझे इतना सा भी नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि मेरे घर वालों के साथ क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि मेरे बारे में मेरे घर वाले क्या जानते हैं। हाँ, एक आदमी ने कहा था मुझे वहां पे कि तेरे घर वालों ने तेरी नमाज़ जनाजा पढ़ ली और उनके मुताबिक तू मर चुका है, अब तू जिंदा नहीं है। तो उससे मुझे तकलीफ पड़ी हुई, लेकिन फिर मुझे ये भी लगा कि चलो उनकी तो जान छूट गई, कम से कम वो लोग ईजी हो गए। मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर वालों के दिमाग में ये तो आ गया कि अब वो वापस नहीं आएगा और वो मर गया है। तो मैंने कहा उन्हें कोई लाश दी है आप लोगों ने, कैसे किया? तो उसने कहा बस तेरा नमाज़ जनाजा हो गया है, तो ये समझ। मुझे उस आदमी ने ये कहा। तो ये चीजें वहां ऐसे थी कि मैं, आप ये समझेंगे, अभी मुझे थोड़ी देर पहले मेरे एक दोस्त ने बताया कि यास्मीन राशिद बीच में कहीं पे रिहा होके वापस गिरफ्तार हुई। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो रिहा हुई थी और दोबारा गिरफ्तार हुई। ये उन 4.5 महीनों में जो कुछ भी होता रहा पाकिस्तान में या दुनिया में, मुझे उसके बारे में इतना सा भी नहीं पता। ये तो बता देना कि आपके अंदर क्या हो रहा है। मैं वहां पे मौजूद था और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैं सारा दिन, मुझे ये याद हो गया था कि यहाँ पे जमीन के अंदर ये कीड़ा अंदर आ जाता था तो मैं उसके साथ सारा दिन खेलते खेलते गुजार देता कि मैं आज अकेला नहीं। यानी अकेलापन इतनी बुरी चीज होती है, इतनी बुरी चीज होती है। जी 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 बिल्कुल, अकेलापन बहुत बुरी चीज है, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये अल्लाह के करीब कर देता है इंसान। फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं होता, बस अल्लाह होता है और आप होते हैं। अल्लाह पूरी तरह से आप बात कर सकते हैं, अब उसी की बात आप सुनने की कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं। वो एक एक्सपीरियंस है, वो एक अलग किस्म का है। यानी मैं अगर कोई एक चीज इसमें मिस करता हूँ उन दिनों की, तो वो एक खास टाइम था जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो एक्सप्लेनेबल है ही नहीं। वो एक खास किस्म का ताल्लुक और एक खास किस्म का टाइम था मेरा, और मुझे वो समझ नहीं आती। यानी मैं नमाज पढ़ने के बाद चुप करके एक कोने में बैठ के आंखें बंद करता था, और वो जो मेरा फोकस था वो मुझे वापस कभी शायद मिलेगा भी नहीं। आपने बहुत चेंजेस आए पहले के इमरान राज में और अब बहुत चेंजेस हैं। क्या ये तन्हाई की वजह से हैं, क्या उस जुल्म की वजह से है, क्या उस अट्रैक्शन की वजह से है, या दुनिया से कट जाने की वजह से है? देखिए, जो मैं पहले था, चाहे मैं मेरी अपीयरेंस हो, मेरी चाहे अपीयरेंस की बात हो, चाहे मैं जैसा दिखता था उसकी बात है, चाहे मैं जैसा अंदर से था उसकी बात है, मेरे अंदर ज्यादा नेचर तो मेरी चेंज नहीं हो सकती किसी आदमी की। मैं वैसे ही, सोच भी मेरी कोई इतनी नहीं बदली। हाँ, मैंने कुछ चीजें सीखी हैं और बहुत अच्छी चीजें सीखी इस सारे टाइम में। मेरा अल्लाह के साथ एक एतकाद, उस पर भरोसे में मेरा बड़ा इजाफा हुआ। यानी मैं एक वक्त आया, मुझे ऐसा लगता था कि, और मैंने कहा जिससे मेरा अल्लाह चाहेगा ना, मैं तुम्हारे बीच में से गुजर के चला जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। अकेलापन इंसान को स्ट्रॉन्ग नहीं कर देता है। तो वो भी वक्त आया था और मैं बहुत टूट भी जाता था, परेशान भी हो जाता था। तो जब आप इतने अरसे तक के लिए बंद होते हैं ना, और अकेले बंद होते हैं, बिल्कुल छोटी सी जगह पे, बिल्कुल अकेले, कोई आपकी बात सुनने वाला भी नहीं होता, और आपने इतने महीनों तक अपना नाम भी नहीं सुना होता, तो आप एक कैदी होते हैं ना, जिसका उन्होंने कोई कोड दिया हुआ है, कोई नंबर दिया हुआ है। तो आपने ना किसी का नाम सुना होता है और ना किसी ने आपसे बात की होती है, ना आप किसी को सलाम करते हैं तो ना आपको कोई जवाब आता है, और एक तन्हाई होती है सिर्फ। तो जब इतने अरसे तक ये होता है तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है, और वो चीजें आपके साथ रहती हैं, लंबे अरसे तक रहती है। यानी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब खत्म हो गई ऐसा ऐसा, बहुत सारी ऐसी हैं जो आने वाले वक्त पर खत्म हो जाएंगी, लेकिन आप मिस करते रहेंगे। वो अच्छा नहीं था वक्त उसकी। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि वो कोई अच्छा वक्त था तो नहीं, बहुत ही बुरा वक्त था। मेरी दुआ है कि किसी को भी वो वक्त ना देखना पड़े। मैं आपको सिंपली एक चीज बता देता हूँ कि ये जो लोग गायब हो जाते हैं ना, गायब हो जाते हैं, चाहे वो 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए होते हैं, और जो लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर एक आदमी गायब हो गया ना, और 1 हफ्ते या 3 दिन या 4 दिन गायब रहा, तो जो उसके ऊपर गुजरी है ना, वो 1 साल गिरफ्तार होने वाले के ऊपर भी नहीं गुजरी। ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि वहां का जो 1 दिन है या 2 दिन है, वो 1 साल के बराबर है।
जोहर से लेकर असर तक का वक्त कितना लंबा होता है वो मुझे पहली दफा अंदाजा हुआ कि यहाँ तो फौरन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता, तो वो वक्त खत्म ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होता। कहते हैं कि आपको एजेंसीज ने बनाया, you've been cultivated by agencies, like आप जितने जो भी कुछ आज हैं, जितने पॉपुलर हैं, जितना आप अर्न कर रहे हैं, उसकी कोई वजह पेश करना, बताएं कैसे, किस वक्त कि लाइक आप अब इतने फेमस हैं, आपको जहाँ जहाँ इस्तेमाल किया, पहले किसी और पार्टी के साथ थे, फिर आप लाइक आपने वो ये कहते हैं कि मैंने एजेंसियों के कहने पे नवाज शरीफ के खिलाफ प्रोग्राम किया, ये कहते हैं ना, लाइक आप इमरान खान के साथ हो गए, फिर आप नहीं, नवाज शरीफ के खिलाफ एक्चुअली मैंने प्रोग्राम किया, ये मामला कि नवाज शरीफ के खिलाफ मैंने जो भी किया, या अरशद शरीफ ने जो भी किया, या साबिर शाकिर ने जो भी किया, या वही पीरजादा ने जो भी किया, हम लोगों ने जो भी किया, ये इल्जाम लगाया जाता है कि एजेंसियों के कहने पे किया, तो एजेंसियां हमसे करवाने इमरान खान के खिलाफ भी, आज वही एजेंसियां ना पाकिस्तान में, वही ISI है, वही MI है, वो हमसे इमरान खान के खिलाफ क्यों नहीं करवा सके? ये अगर एजेंसियों के कहने पे हमने नवाज शरीफ को और जरदारी को मारना था, तो हमें क्या तकलीफ थी, हम एजेंसियों के कहने के ऊपर इमरान खान को भी मारते। आपने कैसे फैसला किया कि इमरान खान सही है और जो बाकी पॉलिटिशियंस हैं वो गलत है? मामला ये था कि वहां पे जो डॉक्यूमेंट, जो चीजें हमारे पास थी, उनका जब हम एनालिसिस करते थे तो वो बिल्कुल ठीक होती थी, वहां सबूत मौजूद थे। वहां पे जब हम सवाल पूछते थे पीपल्स पार्टी से या PMLN से, उनके पास किसी सवाल का जवाब ही नहीं होता था, ये लौट जाते थे सवाल का जवाब देने की बजाय। लिहाजा हम कन्विंस हो गए कि इन लोगों ने मुल्क को लूटा है, और मुल्क का जो 70-75 साल में बेड़ा गर्क हुआ है, वो क्या इमरान खान ने 3 साल में कर दिया? 3 साल इमरान खान की आप अलग कर देना, उसमें तो कोविड के 1.5 साल है, और कोविड के दौरान जिस तरह का इसने परफॉर्म किया पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ 3 मुल्क हैं जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया था, उनमें से एक पाकिस्तान है, तो इसका मतलब है कि ये बेहतर आदमी है उनसे। अब इसके ऊपर आप लोग केसेस बना रहे हैं, और जो केसेस उनके ऊपर बने हुए हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो मामला ये था कि हमें जब भी कभी देखें, सहाफी को रात को सो रहा होता है, ख्वाब नहीं आ जाता कि मैं सुबह उठूंगा तो मुझे पता चल जाएगा फलां ने करप्शन किया है, फलां ने ये किया है। खबरें ख्वाब में नहीं आती, खबरें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। अभी आज भी जो खबरें लोग इकट्ठी कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं? कोई ISI से ले रहा है, कोई NAB से ले रहा है, कोई FIA से ले रहा है, कोई खबर ले रहा है फौज के किसी और डिपार्टमेंट से, कोई अदालत से खबर इकट्ठी करता है, कोई कहीं से लेता है, कोई किसी ब्यूरोक्रेट से लेता है, कोई पुलिस से लेता है, कोई सियासतदानों से लेता है। अपने सोर्सेज से ही हम खबरें लेते हैं ना। एजेंसियों के पास भी हमारे सिर्फ इसलिए ताल्लुकात होते हैं कि हमने उनसे खबर लेनी होती है, तो हम खबर लेते रहते हैं। मुझे आज भी अगर कोई एजेंसी खबर देगी, मैं गूगल दो, मैं वेरीफाई करता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ, मैं मुतमईन हूं तो जरूर चलाऊंगा। मैंने माजी में एक तकरीर की थी, उसके ऊपर सबसे ज्यादा वहीं से ये मामला उठा था कि तुमने हमें फाइल दिखाई, तुमने कहा था ये सारे चोर है, ये डाकू है, ये मैंने कहा था ना। उसमें एक जुमला आप लोग स्किप कर जाते हैं। मैंने कहा था पहले मैंने अपने आप को कायल किया। एक साफी अपने आप को कैसे कायल करता है? कि पहले मैंने अपने आप को कायल किया, अपने आप को कैसे कायल कर सकता था? मेरे पास जब डॉक्यूमेंट आए, मैंने उनको स्टडी किया, मैंने कहा ये तो 2 नंबर ही है सारी, इन्होंने तो मुल्क के साथ फ्रॉड किया है। और मैंने इवन, आपको हैरत हो जाएगी कि NAB में मेरे कुछ दोस्त थे, उनके जरिए से मैंने इनकी इन्वेस्टिगेशन सुनी है। इनके पास 1 टके का जवाब नहीं होता, 1 टके का जवाब इनके पास नहीं होता कि ये वहां पे ये बता दें कि हमने फलां चीज ऐसे दी है। मैंने इनको सवालनामे लिख लिख के भेजे, इन्होंने जवाब नहीं दिए। तो जब इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाने का आगाज हुआ, तो सबसे पहले ये अल-कादर यूनिवर्सिटी वाला केस इमरान खान के खिलाफ बनाया गया था। एक एजेंसी के लोगों ने मेरे से राब्ता किया कि खान साहब बहुत बड़ी खबर है, आपको देनी है। मैंने कहा लाओ जी दो। उन्होंने मुझे एक फाइल दे दी, मैंने उस फाइल को पढ़ के मैं उनके पास गया। मैंने कहा जी बताइए, इसके अंदर मेरे 4-5 सवाल है। उन्होंने कहा ये पूछे। मैंने उनके सामने सवाल रखे तो उनके पास जवाब कोई नहीं था, और उसके बाद उन्होंने मुझे ये कहा कि आप मेहरबानी करें और इसको चला दें। मैंने कहा जी मेहरबानी करके तो मैंने पहले ही कभी नहीं चलाया। जब तक मैं बतौर साफी अपने आप को मुतमईन नहीं कर लेता, कायल नहीं कर लेता, मैं लोगों को कैसे कायल करूंगा कि इमरान खान ने करप्शन की हुई है? फिर मैंने इमरान खान को सवाल भेजे, तो इमरान खान ने मुझे बुलवा लिया, उन्होंने कहा आ जाए। मैं गया, उन्होंने मुझे कहा पूछते जाओ, मैं बताता जाता हूँ। 1 टके की इतनी सी करप्शन साबित नहीं हुई। ये अदालत के अंदर फिर फारिग हो जाएगा ये वाला केस भी, आप देख लीजिएगा, इन्हें गवाही नहीं कर रहे। मामला ये है कि अगर हमने जरदारी और नून लीग के खिलाफ स्टोरीज की और इदारों से हमने खबरें ली, तो हम लेना चाहते हैं, आज भी हमें देते
को मुंह करेंगे तो हम इधर चल पड़ेंगे, इस तरफ को मुंह करेंगे इधर चल पड़ेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। इसीलिए अरशद शरीफ आज इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए साबिर शाकिर आज पाकिस्तान में नहीं है, इसीलिए बुई पीरजादा आज पाकिस्तान में नहीं है, इसीलिए इमरान रियाज को 5 महीने तक गायब रखा गया है, टॉर्चर किया गया, बदतमीजी की गई, 5 महीने तक मिर्जाजी किया गया। हम सारे क्यों भुगत कर आ रहे हैं? क्योंकि हमने आंखें बंद करके बात मानने से इनकार किया। पाकिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन के हक में है। अभी भी जब ऑपरेशन की बात होती है, आप खैबर पख्तूनख्वा में यही वाला कैमरा लेकर निकल जाए, आप किसी से भी पूछें, किसी भी आम आदमी के आगे आप कैमरा करें, आपको 100 में से शायद 2 लोग मिले या 3 लोग मिले, बहुत ज्यादा मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो आपको कहेंगे कि यहाँ पे ऑपरेशन कर दो या ऑपरेशन की हमायत की। कोई भी ऑपरेशन की हमायत नहीं करेगा, सब कहते हैं बातचीत करें, मामला खत्म करें। और ऑपरेशन की जरूरत क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, रेट ऑफ द गवर्नमेंट जो है कायम करने के लिए किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। आपको एक कंटिन्यूस एफर्ट की जरूरत होती है, जो पाकिस्तान में होनी चाहिए, उसका फुकदान है यहाँ पे। तो इमरान खान का इन चीजों को देखने का एक अलग नजरिया है। फजल रहमान साहब का अपना अलग है, पीपल्स पार्टी का अपना अलग है, ANP किसी और तरह देखती है, पीपल्स पार्टी किसी और तरह देखती है, लेकिन उन सबका मकसद जो है वो यही है कि अमन आना चाहिए। अब देखना ये कि पब्लिक किसके नजरिए के ऊपर ज्यादा लब्बैक कहती है और किसको ज्यादा बेहतर समझती है। तो यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में तो अवाम ने इमरान खान साहब के नजरिए को वोट किया, बार बार किया और अमन के लिए किया। मिलिट्री अट्रैक्शन में जो लोग हैं उनको रिहाई कैसे मिलेगी? जी, अभी जो लोग मिलिट्री कस्टडी में है उनको देखें, मिलिट्री कोर्ट कोई कोर्ट थोड़ी होती है, कोर्ट तो वो होती है जो एक्चुअली लोग कानून की तालीम पढ़ के आए होते हैं। अब मैंने जिन लॉयर से बात की उन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिकली पूरी दुनिया के अंदर ये मॉडल काबिल कबूल ही नहीं है। बहरहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस है, मेरे ख्याल में इसको देखा जाना चाहिए कानून की नजर में, इंसानी हकूक की नजर में। इन लोगों को इनके इंसानी हकूक मिलने चाहिए। अगर किसी ने गलती की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और अगर किसी ने जुर्म नहीं किया तो उसको आजादी मिलनी चाहिए, और जिसका जितना जुर्म है उसको उतनी ही सजा मिलनी चाहिए। जो लोग बहुत लोगों की कहानियां सुनी हैं, जो लोग जिनके बच्चे, जिनके वालिद मिलिट्री अटैच में, उन लोगों का बहुत बुरा हाल है। मतलब आपका दिल दहल जाता है जब आप उनकी कहानियां सुनते हैं। जो लोग मिलिट्री कस्टडी में हैं उनके, यानी कुछ लोगों के वालिदैन ने मेरे साथ रब्ता किया, तो जो लोग जेलों में बंद हैं उनकी निस्बत जो मिलिट्री कस्टडी में लोग बंद हैं उनकी फैमिली ज्यादा परेशान है, ज्यादा वो ज़हनी तौर पे मरीज बन गए एक तरह से और बहुत डिप्रेशन में चले गए वो फैमिली। एक वालिदा मुझे फोन करती है, वो रोना शुरू हो जाती है, बहुत रोती हैं। उनका बेटा जो है वो दिल का मरीज भी बन गया है, उसका कोई ऑपरेशन भी करवाया वहीं पे, और उसके बाद उसको कोई दवाई भी दे रहे हैं। तो उनकी वालिदा बहुत ज्यादा परेशान थी। तो मैंने कहा जब आपका दिल करे आप मेरे साथ बात कर दिया करें, और मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है आपका बेटा वापस आ जाएगा। तो वो यही कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमें उम्मीद लगी है कि मिलिट्री कोर्ट का केस जब वहां पे लगेगा तो हमें इंसाफ मिल जाएगा। इमरान खान ने तालिबान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, आप उनके इस नजरिए को किस नजर से देखते हैं? He was the first politician in Pakistan who realized कि तालिबान के साथ दोस्ती होनी चाहिए। देखिए, हर लीडर का एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, एक अलग उसका नजरिया होता है चीजों को देखने का, रखने का। उसके पीछे रीजन होते हैं, यानी रीजन ये भी हो सकता है कि उसका पॉलिटिकल फायदा या नुकसान वो आदमी देख रहा होता है अपना। दूसरा रीजन ये होता है कि उसकी जिन हालात में वो पल के पड़ा हुआ, उन हालात के मुताबिक वो चीजों को देख रहा होता है। एक चीज ये होती है कि वो अपने नॉलेज के जरिए से, अपने तजुर्बे के जरिए से वो इन चीजों को जज कर रहा होता है। इमरान खान इन कबायली इलाकों में बहुत घूमे हैं और उनका अपना फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा ही है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा इन चीजों को स्टडी किया है, खासतौर पे ये हमारे पश्तून बेल्ट को। और ज्यादातर यहीं पे तालिबान का नाम या दहशतगर्दों का नाम लिया जाता था। कुछ जनूबी पंजाब के साथ भी जोड़े जाते थे, सिंध के साथ भी जोड़े जाते थे, लेकिन ज्यादा इस एरिया में होता था। तो इमरान खान साहब ने अपने नॉलेज के मुताबिक उन्होंने अपना एक नजरिया बताया कि ये लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें टेबल पे बैठकर बात करनी चाहिए। अब क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर कोई भी लड़ाई होती है, चाहे वो वर्ल्ड वॉर हो, उसका इख्तिताम कभी गोली के साथ नहीं होता, बम के साथ नहीं होता। और आप खुश हैं कि आप इमरान खान की पार्टी के साथ हैं? देखिए, हुआ ये है कि इमरान खान को और मेरा मौक़िफ़ मैच कर रहा है, और हालात ऐसे पैदा हो गए ना, हालात ऐसे पैदा हो गए। लेकिन इमरान खान की स्ट्रगल की बात करते हैं, हम सब इसमें शामिल होंगे, आपको कैसा लगता है? देखिए, होता क्या है कि हम हर दिन सीखते हैं
और जो आदमी कहता है ना मैं अगले कुल्लू मैं कुछ नहीं सीखता, उसका सफर वहीं पे रुक जाता है। इमरान खान ने जब पॉलिटिक्स शुरू की थी तो चंद बुनियादी उसूल उनके थे जो आज भी हैं, उन पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन बहुत सारी चीजों पे वो ये कहते हैं कि ये चीज मैंने गलत की थी, इस चीज से मैंने सीखा है। तो वक्त के साथ साथ इंसान में मजीद शऊर आता है, हालातों वाकयात के मुताबिक वो फैसले करता है। जब वो गलत होते हैं या ठीक होते हैं तो उनके मुताबिक वो एक शऊर की अगली सीढ़ी चढ़ जाता है। लेकिन एक चीज जो मैंने सबसे ज्यादा, जिसने मुझे बड़ा फायदा दिया, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रिग्रेट नहीं होगा बाद में। मैंने ये सोचा कि जिस वक्त आपको जो चीज ठीक लगती है ना, उसके ऊपर गौर कर लें, फिर उसके ऊपर डट के खड़े हो जाए और ऐसे खड़े हो जाए कि आपको बाद में रिग्रेट ना हो। आपको ये ना हो कि मैंने वहां कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, या डर के कर लिया था, या लालच में आकर कर लिया था, या कोई और रीजन था जिसकी वजह से मैंने ऐसा किया, मैं ब्लैकमेल हो गया। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज ना करें और उस एक नुक्ते के ऊपर आप डट जाए तो फिर आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ता। तो मैं ये मुझे लगता है कि मैक्सिमम ये हो सकता है कि एंड ऑफ द डे जब आप बैठे और बैठकर आप पीछे देखें तो फाइनली आपको रिग्रेट ना हो। आपको लगे कि काजी फाइनली साहब रिटायर होंगे और जब बैठ के कभी न्यूट्रली अपना एनालिसिस करेंगे तो मुझे लगता है उनको बहुत सारे रिग्रेट होंगे। कई लोगों को रिग्रेट फील नहीं होता, मैंने बहुत लोग देखे हैं उनको रिग्रेट फील नहीं होता। They just don't care about it कि उन्होंने कुछ गलत किया। नहीं, जो होता सबको है, लोग छुपा लेते हैं। यानी इस वक्त अगर इस मुल्क में सबसे ज्यादा किसी को रिग्रेट है और परेशानी है तो नवाज शरीफ को, कि वो कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन मैंने अपना बयानिया छोड़ा था, वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस दिन मैंने दोबारा पॉलिश की डब्बी पकड़ के बुरश हाथ में लिया था। तो मियां साहब को इस बात पे बड़ा रिग्रेट है, लेकिन वो कह नहीं पा रहे, फील कर रहे हैं, उनके चेहरे पर नजर। शऊर की जो कहानी है, जो हम समझते हैं कि अब इन जनरल लोगों में आ गया, जो पहले इन जनरल महसूस नहीं होता था। आपको पता है अब आपकी कहानी ने बहुत इंस्पायर किया लोग। नहीं, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। मैं सड़क पे जाता था, बाजारों में घूमता था, 2-4 साल पहले लोग ये पूछते थे की बनेगा, क्या होगा, किसकी वजह से हो रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, अंदर की बात बताएं। अब लोग पूछते नहीं है, अब लोग खड़ा करते हैं और बताते हैं कि एक्चुअली कौन रिस्पॉन्सिबल है और कितना रिस्पॉन्सिबल है और ये मुल्क ठीक कैसे होगा। अब लोगों को सारा कुछ पता है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आप डंडी मारे ना थोड़ी सी, लोग आपकी वो तबीयत साफ करते हैं। लोग कहते हैं डंडी मार, बेवकूफ समझता है। लोग बहुत खुलकर सामने आ गए, उनके अपने हाथ में प्लेटफॉर्म है, मोबाइल पकड़ते हैं, आपको जवाब दे देते हैं। जश्न आज़ादी आई, आपने क्या महसूस किया? मतलब जब आप अध्यक्ष में थे और जब आपको आज़ादी मिली और इस साल लेकिन मैं असल में आज़ादी से मनाई, तो कैसा था? ये मैं तो आज़ादी तो ऐसे है कि बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में खुल के मूव ही नहीं कर सकते। मेरी आज़ादी इतनी है कि मैं अपनी फैमिली से नहीं मिला पिछले 4 महीने से, मैं अपने बच्चों से नहीं मिला, अपने माँ बाप से नहीं मिला, तो मेरी तो इतनी आज़ादी है। मैंने दरख्त लगाने का फैसला किया था, 800 दरख्त हम लगा रहे हैं। यही मैंने अभी तक तकरीबन हमने 450 लगा लिया, बाकी हम लगा रहे हैं। कुछ यहाँ पे भी लगाऊंगा मैं, 2000 दरख्त मैंने खैबर पख्तूनख्वा में सोचा है, दोस्तों के साथ मिलकर मैं लगाऊंगा। कुछ और मेरे दोस्त हैं वो भी ये कर रहे हैं। लास्ट ईयर मेरे साथ बहुत बड़ा हुआ था जश्न आज़ादी पे। मुझे पता चल गया कि 14 अगस्त आ रही है, तो मैंने जहाँ पे मैं कैद था उन्हें मैंने कहा कोई छोटी सी झंडी, कोई झंडा, कोई चीज, मैंने कहा मेरी बड़ा लगाव है मेरा पाकिस्तान के साथ और बड़ा मेरी वापसी है इस मुल्क के साथ, मुझे वो आप दे दें। जब आप कैद में होते हैं ना तो इतनी सी चीज से बड़ी सपोर्ट मिलती है। ये इतना सा कपड़े का बना हुआ झंडा भी आपको मिल जाए ना तो वो इतनी बड़ी सपोर्ट होती है कैद में। आपको लगता है जैसे ईद हो गई है आपकी। यानी मुझे जब कंघी मिली ना करने के लिए 4 महीने के बाद, तो मुझे पता चला कि ये छोटी सी कंघी क्या चीज है। 4.5 महीने के बाद जब मैंने पहली दफा अपने बालों में कंघी की तो मुझे पता चला कि ये कितनी बड़ी चीज है। शीशा मैंने देखा लगभग कोई 4.5 महीने के बाद। तो जब मैंने शीशा लगा देखा मैंने कहा ये कैसी चीज है शीशा, ये मुझे बड़ा पसंद आया कि मैं शीशा देख रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत बड़ी खुशी देती हैं, बड़ी सपोर्ट देती हैं, आपको जीने की रमक और ताकत देती हैं आपको। तो मैंने उससे कहा कि मुझे एक छोटी सी झंडी या झंडा कोई भी आप एक चीज मुझे ला दें, मैं आपको 14 अगस्त के बाद वापस कर दूंगा। तो जिस बंदे को मैंने कहा एक्चुअली वो नकाब में था, मैंने उसकी आंखों में महसूस किया कि उसको ये बात अच्छी लगी। उसने कहा सर
वो चला गया। मैं इंतजार करता करता रहा। लगभग 24 घंटे के बाद वो आदमी आया और उसने मुझे आकर कहा, वो अपने आंसुओं को छुपा रहा था लेकिन उसे छुप नहीं रहे थे। उसने कहा जी नॉट अलाउड, हाँ जी, आपको झंडा नहीं दिया जा सकता। तो वो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। गुज़िश्ता साल 14 अगस्त से, इस साल मैंने झंडा छोड़ना ही नहीं है आज से पूरे 14 अगस्त से इंशाल्लाह। लीडर कौन है हमारे यहाँ पे, हमारे मतलब पार्लियामेंट में आप लीडर किसको मानते हैं? वो अगर कोई लीडर है ना इस वक्त मुल्क में तो वो इमरान खान है। ये सारे के सारे डीलर हैं जो इस वक्त बैठे हुए डीले करके। लीडर तो पाकिस्तान में एक ही है इस वक्त। बहुत सारे और भी लीडर होंगे लेकिन छोटे मोटे लीडर हैं। जमात इस्लामी वाले क्लेम करते हैं, बाकी जमातें कहती हैं, उन सबके अपने अपने लीडर हैं तरीके लबैक के लिए। लेकिन एक्चुअली अगर कोई पाकिस्तान में लीडर है जिसका विजन है और जो कुर्बानी भी दे रहा है और जिसकी पार्टी ने भी कुर्बानी देकर साबित किया कि वो अपने लीडर के साथ खड़े हैं, जिसके पास मकबूलियत भी है और जो पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर भी सकता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस उसके आने से ही आएगा, वो इमरान खान। Thank you so much. It was really, really nice meeting you. It's a pleasure. Thank you so much. Thank you. बहुत शुक्रिया आपका। Thank you.